मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। साथियों, मैंने एक वीडियो से लेकर के 6 वीडियो तक का एक साथ वीडियो बना दिया है। आप कंप्लीटली उसको देख सकते हो, द्विवेदी युग का। साथियों, ये वीडियो जो है अब 7वें वीडियो से स्टार्ट होगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 171 से मैं शुरू कर रहा हूँ। साथियों, द्विवेदी युग अभी थोड़ा और चलेगा, शायद एक आध वीडियो और बनेगा उसका, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। साथियों, इसकी पीडीएफ आज मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। और ये द्विवेदी युग का शायद लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो रहेगा। साथियों, चलिए 171 नंबर का प्रश्न है और ये आधुनिक काल का द्विवेदी युग है, जिसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए, भारत भारती, जयद्रथवत, प्रेमपतिक और यशोधरा। आप सबको पता है कि भारत भारती, जयद्रथवत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन जो प्रेमपतिक है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सबको पता है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो प्रेमपतिक रचना है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसके साथियों? जयशंकर प्रसाद की, याद कर लीजिएगा। भारत भारती, जयद्रथवत और यशोधरा। ठीक है, तो भारत भारती 1912 में लिखा गया, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, इसके सन वगैरह सब। ठीक है, 172 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त क्या है? एक राष्ट्रवादी कवि है, जन कवि हैं, कवि सम्राट हैं और सामंजस्यवादी कवि हैं। साथियों, वैसे तो ये सारे सब कुछ राइट है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो मैथिली शरण गुप्त है वो सामंजस्यवादी कवि है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो मैथिली शरण गुप्त को क्या मानते हैं? सामंजस्यवादी कवि मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। साथियों, याद रखना इसको कि मैथिली शरण गुप्त खुद स्वयं को ये कहते आए हैं, कौटुंबिक कवि मात्र कहते हुए आए। साथियों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कौटुंबिक कवि मात्र अपने आप को स्वयं को किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैथिली शरण गुप्त को क्या मानते हैं? राष्ट्रवादी कवि मानते हैं, जन कवि मानते हैं या कवि सम्राट मानते हैं? नहीं, सामंजस्यवादी कवि मानते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा। क्या कहा? राष्ट्र कवि कहा। साथियों, तो ये बात भी आपको याद रखना। कौन सा भारत भारती काव्य लिखने पर ही कहा था? 1912 में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, लेकिन कब कहा था? भारत भारती लिखने पर। कवि सम्राट, अब कवि सम्राट की बात आती है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। साथियों, कवि सम्राट जो है किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मैथिली शरण गुप्त को क्या मानते हैं? सामंजस्यवादी कवि मानते हैं। राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने कहा था भारत भारती लिखने पर। और जो कवि सम्राट कहा जाता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। साथियों, ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत तगड़ा प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के बैठ जाएगा। चलिए मित्रों, पढ़ते हैं अगला। 173 नंबर का प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। साथियों, ये किसी का कथन है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि, अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले 172 नंबर के प्रश्न में पढ़ा है कि सामंजस्यवादी कवि किसने किसको कहा। तो सामंजस्यवादी कवि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को कहा था। तो 100% एक कथन किसका रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों का किसका रहा था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सामंजस्यवादी कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त जो है स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र भी कहा करते थे, ये बात आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पर भी दी हुई है। देखिए, ये कौटुंबिक कवि मात्र, मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र भी कहा करते थे। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत भारती लिखने पर इनको राष्ट्र कवि के नाम की ये उपाधि भी दी गई है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है 174 नंबर का। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित, अनुदित बना अनुवादित या मौलिक नहीं है? साथियों, मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी जो रचना है वो अनुदित है, मौलिक नहीं है? अनुवादित है लेकिन मौलिक नहीं है। तो साथियों वो है मेघनाथ वध। याद कर लीजिएगा, पंचवटी, जय भारत और नहुस इनके जो है मौलिक हैं, लेकिन मेघनाथ वध जो है वो अनुदित रचना है। हो जाएगा याद। अब अनुदित रचना है, इनकी दो अन्य रचनाएं और भी अनुदित है, प्लासी का युद्ध और वृत्र सहार। साथियों, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध और वृत्र सहार ये इनके अनुदित रचनाएं हैं। तीन रचनाएं अनुदित है मिथिलेश चंद्र गुप्त की। प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है और कैसे भी आ सकता है। मिथिलेश चंद्र गुप्त की हर बात आपको पता होनी चाहिए। अब इनकी मौलिक रचनाएं यहाँ पर दी गई है, देखिए पढ़ लीजिए मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। रंग में भंग, जयद्रथवध, किसकी बात करें? मिथिलेश चंद्र गुप्त की। जय भारत, नहुस, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। ठीक है, ये मौलिक रचनाएं जो खुद इन्होंने लिखी है। और जो मेघनाथ वध है, प्लासी का युद्ध है, वृत्र संहार है, ये इन्होंने अनुवाद किया है दूसरी रचनाओं का। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पर। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को कहा जाता है। साथियों, ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। साकेत जो है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के इसमें वियोग में लिखा गया है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद जो राम काव्य का जो दूसरा स्तंभ है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत साकेत को कहा जाता है। याद हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती 1912 ईस्वी रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दस्से हाली, किसे? मुसद्दस्से हाली, मुसद्दस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। ये बात अच्छे से नोट कर लेना मित्रों। मित्रों, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो भारत भारती लिखा गया 1912 में, उसकी जो मूल प्रेरणा है वो मुसद्दस्से हाली या ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी के द्वारा भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। इन्होंने जो लिखी थी उस पुस्तक से इसको प्राप्त हुआ था, ये सारी बातें। चलिए अगली बात करते हैं। 175 नंबर का प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। साथियों एक बार फिर पढ़ लीजिए, मेरे चपल यौवन बाल, बस एक लाइन याद रख लीजिए, मेरे चपल यौवन बाल किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। साथियों, केवल मनोरंजन न कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भी तगड़ी पंक्तियां मित्रों, लिख लेना। केवल मनोरंजन न कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कर्म मर्म वाली बात भी मिथिलेशन गुप्त ही करते हैं, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। 176 नंबर का प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन से रहे हैं? तो मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि भी मैथिली शरण गुप्त ही रहे हैं। मधुप और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो मधुप उपनाम से भी जो है मैथिली शरण गुप्त ने काव्य का अनुवाद किया था। साथियों देखिएगा, मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया था, इसलिए इनको मधुप उपनाम से जाना भी जाता था। तो मैथिली शरण गुप्त जो है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद किया करते थे और बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया था। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र भी करते थे। और मैथिली शरण गुप्त को साथियों हरि गीति का छंद
इसका हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। कौन से छंद का? हरि गीतिका, जिसमें 28 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद का भी क्या कहा जाता है? इनको बादशाह कहा जाता है। हो जाएगा याद। चलिए आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिए जो बातें इंपॉर्टेंट है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली गुप्त ने राम के विषय में ये काव्य उक्त किस काव्य ग्रंथ में लिखी है साथियों? तो मेरे हिसाब से तो ये जो है पंचवटी में लिखी होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, नहीं, साकेत में लिखी है भैया, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली गुप्त ने राम के विषय में ये काव्य उक्ति कही है। तो ये किस काव्य ग्रंथ की बात है? साकेत में लिखी गई है। ठीक है, और साकेत जो है रामचरितमानस के बाद में राम के द्वारा, हाँ अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था राम के लिए, तो भैया साकेत में आता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो याद हो जाएगा, वो जाना भी चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्य उक्ति साकेत काव्य ग्रंथ में लिखी है। पंचवटी, नवुस और विष्णु प्रिया भी मैथिली शरण गुप्त के ही काव्य रचनाएं हैं। 178 नंबर का प्रश्न है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। साथियों सबको पता है, ये भी अच्छी बात है। काव्य पंक्तियों का मतलब क्या है? सूर्यास्त हो गया था, ऐसा है क्या? आसमान में लालिमा, लालिमा फैलने लगी थी, बिल्कुल सही। दिवस का अवसान समीप था, मतलब आसमान में लालिमा तो फैलने लग गई थी। चिड़िया अपने निड़ों में विश्राम कर रही थी, आ रही थी विश्राम कर रही थी, ये तो नहीं हो सकता ना यार। पेड़ों की फुनगियों पर सूर्य सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो बी और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दिवस का अवसान समीप था, तो इसकी मतलब, इसका मतलब यह है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो साथियों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 179 नंबर का प्रश्न है। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती की रचना मुसद्दस से मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई थी, बिल्कुल राइट बात है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में ये कृति विफल रही, बल्कि ये कृति सफल रही थी, तो ये गलत हो गया। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, बिल्कुल राइट है। इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति पर दयनीय स्थिति पर थोड़ी वर्णन किया है, तो गलत बात हो गई। तो इसमें ए और सी दोनों राइट है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, 180 नंबर का प्रश्न है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, ये कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो अच्छी हिंदी एक ही व्यक्ति लिखता था साथियों, ये कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, ये कथन किस आलोचक ने किसके लिए कहा? ये कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के लिए कहा है साथियों, याद कर लोगे। 181 नंबर का प्रश्न है। द्विवेदी युगीन कविता के मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो द्विवेदी युगीन कविता के सबसे मुख्य जो प्रवृत्तियां हैं वो है समाज सुधार, और एक है साथियों इतिवृत्तात्मकता। साथियों समाज सुधार, द्विवेदी युग की याद रखना ना बेटा यार, ये तो जबरदस्त प्रवृत्तियां भैया, मित्रों दोस्तों मेरे साथियों। समाज सुधार है और एक इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता तो बहुत बार आए आ जाती है भैया। इतिवृत्तात्मकता जो प्रवृत्ति है वो कौन से काल की है? तो याद करना, द्विवेदी युगीन काल की ये प्रवृत्तियां हैं। मुख्य प्रवृत्तियां तो समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना है। डॉक्टर नगेंद्र जो है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। और इसकी जो समय अवधि है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक इन्होंने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
द्विवेदी युग को जो है नई धारा द्वितीय उत्थान काल के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जागरण सुधार काल कहते हैं। इसकी समय अवधि 1900 से 1918 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल को नई धारा द्वितीय उत्थान काल के नाम से जानते हैं। और इसकी समय अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1893 से 1918 तक ईस्वी तक रही है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का तो बहुत ही बड़ा योगदान इसमें रहा, और खड़ी बोली हिंदी के नाम पर इनका योगदान रहा। ठीक है। 182 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आप प्लीज नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, कौन सा खंड काव्य कौन सा महाकाव्य है। तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कौन से युग्म सही हैं। तो मित्रों, जो विष्णु प्रिया है बिल्कुल राइट है, विष्णु प्रिया खंड काव्य है। सिद्धराज साथियों खंड काव्य है, और साकेत महाकाव्य है। साथियों याद हो जाना चाहिए, विष्णु प्रिया क्या है, खंड काव्य है। सिद्धराज क्या है, खंड काव्य है। साकेत क्या है, महाकाव्य है। कैसे याद करोगे, विष्णु प्रिया अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, इसका मतलब है खंड काव्य। सिद्धराज अलग अलग लिखा हुआ है, खंड काव्य। साकेत एक साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब महाकाव्य। थोड़ा सा इस तरह से ट्रिक लगा लो, और क्या। ठीक है ना भैया, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब इसमें कौन सा बचा था, ये जय जय भारत बचा था ना, तो ये खंड काव्य नहीं है, ये मुक्तक काव्य है। क्या है, मुक्तक काव्य है क्या। नहीं, ये मुक्तक काव्य नहीं है। जय भारत भी एक खंड काव्य है। ठीक है, याद कर लेना, सारे के सारे मैथिली क्षण गुप्त के हैं भाई, ये ध्यान रख लेना, मैथिली क्षण गुप्त के हैं पूरे के पूरे। 183 नंबर का प्रश्न है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। अब सबको पता है इसमें ऋतु संहार के रचयिता कौन है। हिंदी के अंदर ऋतु संहार के जो रचयिता है वो श्रीधर पाठक रहे हैं। कौन रहे हैं, श्रीधर पाठक, हाँ श्रीधर पाठक रहे हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। ये बात नोट जरूर कर लीजिएगा आप अपने रजिस्टर में। जो श्रीधर पाठक हैं वो क्या माने जाते हैं, श्रीधर पाठक को क्या माना जाता है साथियों, श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। श्रीधर पाठक के प्रमुख कृतियां और भी हैं, कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखी, वनहाष्टक, देहरादून, भारत भारती, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, और धन विजय, गुणवंत हेमंत। ये साथियों अगर रचनाएं नोट नहीं है तो उस राइटर के जहां नोट्स हैं आपके वहां पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, और प्रेम सरोवर। याद हो जाएगा आगे। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रेम संपत्ति लता 1885 में लिखी गई, श्यामा लता 1885 में, श्यामा सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 में। तो प्रेम लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की रही है मित्रों। ठीक है। चलिए, 184 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। वो है स्वप्न। जो स्वप्न है ये रचना राम नरेश त्रिपाठी की रही है साथियों। ठीक है। बाकी सारी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये सारी की सारी गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचनाएं हैं। बाकी जो स्वप्न है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है साथियों। देखिएगा यहाँ दिया भी हुआ है, स्वप्न 1929 में, रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है बल्कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की और भी रचनाएं, मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, और मानसिक 1927 में, और कविता कौमुदी भी राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई रचना है। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा, कादम्बनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचनाएं रही है साथियों।
चलिए 185 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ये नामकरण हुआ था साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी मत लगा देना गलती से भी, बहुत बड़ी गलती होती है ये स्टूडेंट से। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था साथियों, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ था। इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत करी। इनके द्वारा रचित अनुदिन और मौलिक जो 80 ग्रंथ हैं, इनके प्रमुख काव्य जो संग्रह निम्नलिखित में से काव्य मंजूषा, सुमन और कान्य कुब्ज अबला विलाप रहे हैं। कौन कौन से? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, ये इनके जो है काव्य संग्रह रहे हैं साथियों। 186 नंबर का प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार जो कविता के रचयिता है वो है श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता किसके द्वारा लिखी गई? श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। साथियों इन प्रश्नों से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी भी स्टेट में कोई सा भी एग्जाम हो जहां हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आता है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जबरदस्त काम आएगी साथियों। ठीक है, तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तगड़ी बात कही है, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कौन? श्रीधर पाठक है, उनकी काव्य कृतियां रही है। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य कृतियां इस प्रकार से हैं साथियों, इसको जरूर लिख लीजिएगा इन बातों को, ठीक है। मूल रचना है शेपर्ड एंड फिलासफर, शेपर्ड एंड फिलासफर। ये जो इसके इस रचना के रचनाकार गोल्ड स्मिथ है, लेकिन इसको अनुदित किसने किया, इसको अनुवाद किसने किया? गडरिये और दार्शनिक। अनुदित रचना गडरिये और दार्शनिक नाम से किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। अपन लोग दो तीन रचनाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पूरी बातें दी गई है, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज इस बात को। तो सेफर्ड एंड फिलासफर जो रचना है, ये गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखी गई, लेकिन इसको अनुदित किया श्रीधर पाठक ने, किस नाम से? गडरिये और दार्शनिक नाम से। इसके बाद में अगली रचना है हर्मिट। हर्मिट जो रचना है, इसको लिखा गोल्ड स्मिथ ने, लेकिन इसको अनुवादित या अनुदित किया श्रीधर पाठक ने, किस नाम से? एकांतवास योगी के नाम से। ठीक है, डेजर्ट विलेज जो रचना है, ये भी गोल्ड स्मिथ ने लिखी और इसको अनुदित किया श्रीधर पाठक ने, किस नाम से? उज्जड़ ग्राम के नाम से। ट्रेवलर जो रचना है, जो ट्रेवलर रचना है, ये भी किसने लिखी? गोल्ड स्मिथ ने लिखी है और इसको अनुवादित किया था श्रांत पथिक नाम से, किसने? श्रीधर पाठक ने, याद कर लेना मित्रों। और ऋतु संहार जो रचना है, ये मूल रचना है कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। और इसको अनुवादित किया था श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार के नाम से। याद हो जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। शेपर्ड एंड फिलासफर के रचनाकार गोल्ड स्मिथ थे, इसको अनुवादित करने वाले श्रीधर पाठक के, किस नाम से? गडरे और दार्शनिक के नाम से। हर्मिट जो रचना है, इसके रचनाकार गोल्ड स्मिथ थे, इसको अनुवादित करने वाले श्रीधर पाठक थे, किस नाम से? एकांतवासी योगी के नाम से। डेजर्ट विलेज जो रचना है, उसके रचनाकार गोल्ड स्मिथ थे, इसको अनुवादित करने वाले थे श्रीधर पाठक, किस नाम से? उज्जड़ ग्राम के नाम से। ट्रेवलर जो रचना है, वो रचना के रचनाकार गोल्ड स्मिथ है, इसको अनुवादित करने वाले थे श्रीधर पाठक, उन्होंने किस नाम से किया? श्रांत पथिक के नाम से। ऋतु संहार जो रचना है, वो कालिदास की है और श्रीधर पाठक ने भी ऋतु संहार नाम से ही इसको अनुवादित किया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, 187 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक को ही हम लोग, सबसे पहले आप सबको पता है श्रीधर पाठक को ही कहा गया है। तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हम लोग कहते हैं। इनके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं। मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं, तो मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है? वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, सांदे अटन और गुणवंत हेमंत आदि रचनाएं जो है श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं रही। और अब अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं? गडरिय दार्शनिक, एकांतवास योगी, उज्जड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु सहार, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है।
ठीक है। अगला प्रश्न है 188 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? ये कह रहा है नहीं है, तो वैदेही वनवास भी है, चुपते चौपते चौके चौपते भी है, लेकिन विचित्र विवाह जो है श्रीधर वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों। अब इनके कौन कौन से रचनाएं यहाँ पढ़ लीजिएगा। प्रिय प्रवास, अरियोध सतसई, मर्म स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमा वारिदी, प्रेमा प्रेमाभू प्रभा, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वेदे वनवास, पद्य, प्रसून, चुभते चौपदे, चौके चौपदे, पारिजात, बोलचाल, रस कलश, रीति ग्रंथे। विचित्र विवाह, विचित्र विवाह जो है हरिबोध का नहीं है यार, ये गलत बात है यहाँ पर। रामचरितमानस उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। जो विचित्र विवाह है रामचरित रामचरित उपाध्याय के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, तो ये अलग हो जाएगा। कौन है विचित्र विवाह, किसने लिखा? रामचरित उपाध्याय ने। साथियों 189 वाला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। मित्रों बहुत तगड़ा प्रश्न है। नाथूराम शर्मा शंकर, द्विवेदी युग का वो साहित्यकार जिसको द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथूराम शर्मा शंकर को याद कर लेना। तो द्विवेदी युगीन साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को जो है कामिनी कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। नोट कर लेना आप अपने रजिस्ट्रों में। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य। याद हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर का वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। अगला प्रश्न है 190 प्रश्न 190 नंबर का, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। ठीक है, जय भारत तो है, कृषक क्रंदन भी है, इंडिबा, सिद्धराज। तो यहाँ कृषक क्रंदन नहीं है साथियों। सिद्धराज तो मैथिली शरण गुप्त की है, जय भारत भी है और इंडिबा भी है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन जो कृषक क्रंदन जो रचना है साथियों, वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो सिद्धराज, जय भारत और हिंडीबा तो मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन कृषक क्रंदन किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। इनकी और भी रचना है, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल भी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है नहीं, किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना मानी जाती है। 191 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? साथियों मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी रचना है जो महाभारत संबंधी नहीं है? 191 नंबर का प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो बी ऑप्शन में शक्ति। मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी रचना है जो महाभारत संबंधी नहीं है? तो वन वैभव भी है, वक्त संहार भी है और शैलेंद्र भी है। लेकिन बी ऑप्शन जो शक्ति रचना है वो महाभारत से संबंधित रचना नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त की, लेकिन महाभारत से संबंधित ये रचना नहीं है। चलिए आगे, 192 नंबर का प्रश्न है, हरिवोध कृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? हरिवोध के द्वारा जो कविता लिखी गई काव्य उपवन, ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1909। हरिवोध जी के द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध के द्वारा जो काव्य कृत है काव्य उपवन, इसका प्रकाशन रहा था 1909। याद हो जाएगा। अब हरिवोध जी कहने की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध के द्वारा भी कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, बार बार इनको पढ़ने से याद होती है चीजें। प्रिय प्रवास, पारिजात, वेदे वनवास, कृषक, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चौके चौपदे, चुकते चौपते आदि रचनाएं इनकी रही है। साथियों आप सबको पता है कि प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखा गया, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा नहीं, किसके द्वारा लिखा? हरिओध जी के द्वारा। ठीक है भैया, याद रख लेना। 193 नंबर का प्रश्न है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है?
किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। साथियों, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो किसके साहित्य को हम लोग जो है सरस्वती और इंदु में, सरस्वती पत्रिका का नाम है, इंदु भी एक पत्रिका का नाम है, प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। वो द्विवेदी युग की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं मित्रों। चलिए, द्विवेदी युगीन जो है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक रहा। ये नगेंद्र जी के अनुसार है। साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके ख्याति लब्ध संपादक हुए। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व को साहित्य को राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रारंभ होता है। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की जो आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का जो श्रेय है इसी पत्रिका से है। ये एक मासिक पत्रिका मानी जाती है मित्रों, पढ़ लीजिएगा ढंग से यार थोड़ा सा, है ना। 194 नंबर का प्रश्न है, विख्यात जीवन वृत्त हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, ये अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से संग्रहित की गई हैं साथियों? विख्यात जीवन वृत्त हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, ये अटल सिद्धांत था। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ये पंक्तियां भारत भारती से ली गई है, जो 1912 में लिखा गया मैथिली शरण गुप्त के द्वारा एक मूल ग्रंथ रहा है। साथियों, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? भारत भारती से, जो 1912 में लिखा था, किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और भारत भारती को लिखने का जो मूल प्रेरणा जो उनको मैथिली शरण गुप्त जी को मिली थी वो मुसद्दस हालिया ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैपिकृत द्वारा भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। गुप्त जी को जो है भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी साथियों, ठीक है, याद हो जाएगा। 195 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतना, कौन सी द्विवेदी युग की जो कविता है वो क्या है? द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक। इतिवृत्तात्मक साथियों द्विवेदी युग की मूल विशेषता रही है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्विवेदी युग की कविता कैसी है? उपदेशात्मक है और इतिवृत्तात्मक रही है साथियों। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार के काल के नाम से भी जाना जाता है, नरेंद्र जी के द्वारा। साथियों, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर ही किया गया है। 196 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। साथियों, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। वो कौन सी पुस्तक है? साकेत, याद हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने जो उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित पुस्तक में प्रकाशित किया, साकेत में प्रकाशित किया है। पढ़ लीजिए इसके बारे में क्या क्या है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, कौन? उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, को साकेत महाकाव्य में नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत साकेत को ही माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, जंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, वैतालिक, पंचवटी, ये रचनाएं भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रही है साथियों। 197 क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक नाम और भी रहा है। द्विवेदी युग को हम लोग जागरण सुधार काल के नाम से तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं ना भाई, याद रख लीजिएगा। तो नगेंद्र जी के अनुसार जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं नगेंद्र जी के, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम दिया, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था साथियों। तो संधि चारण काल किसने कहा? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। किसको? आदिकाल को, ठीक है। और गद्य काल नाम आदिकाल को किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था।
ठीक है। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा कहा गया था, याद हो जाएगा। चलिए 198 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है साथियों? देखो इतिवृत्तात्मकता तो है थी उसमें, 100% राइट है साथियों। गद्यात्मकता भी उसमें रही है, वैचारिकता भी रही है, इतिवृत्तात्मकता भी रही है। तो गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता तो द्विवेदी युग में प्रवृत्तियों में मानी जाती है, लेकिन काव्यात्मकता उसमें हमने लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो अब इसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही है, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा मित्रों। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, जबकि इसमें गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता, रूढ़ि विद्रोह, मानवतावाद, श्रृंगार की जगह आदर्शवाद, नारी का उत्थान, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं साथियों। क्या कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रधान रही है? एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, कानों में आपके पड़ेगी बातें तो याद जरूर हो जाएगी। कौन कौन सी रही? गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता, संघार की जगह आदर्शवादिता, नारी का उत्थान और रूढ़ि विद्रोह और मानवतावाद, ये वैचारिकता भी रही है। ठीक है, ये द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियां रही है मित्रों। 199 का क्वेश्चन है, राजपूती आन की कथा कौन सी है? रंग में भंग। राजपूती जो आन की कथा है वो रंग में भंग है साथियों। ये मैथिली गुप्त के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है रंग में भंग, और ये राजपूती आन बान की कथा मानी जाती है साथियों। मैथिली गुप्त को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सामंजस्यवादी कवि कहते थे, और गुप्त जी स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा करते थे। मैथिली क्षण गुप्त को जो है महात्मा गांधी ने भारत भारती रचना 1912 में लिखने पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली क्षण गुप्त के और भी काव्य ग्रंथ है, कौन कौन से हैं? जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया आदि रचनाएं भी इनकी रही है साथियों। ठीक है, 200 नंबर का प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो लक्ष्मण और उर्मिला। किससे? लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आपको याद भी हो जाएगा। 201 नंबर का प्रश्न है मित्रों, देख लीजिएगा। मैथिली क्षण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? मैथिली क्षण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है साथियों? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक खंड काव्य है। मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? एक खंड काव्य है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। इसमें महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का वर्णन किया गया है, याद हो जाएगा। चलिए 202 नंबर का प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किसके द्वारा लिखा गया? मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, और ये जो पंक्तियां हैं ये प्रिय प्रवास से ली गई है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना प्रिय प्रवास से ली गई है। सॉरी, मैथिली से गलत में, सॉरी हम बोलता हूँ। दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये जो पंक्तियां हैं ये प्रिय प्रवास से ली गई। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखित 1914 में लिखा था ये साथी। इसमें 17 सर्ग है। ठीक है, और प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता था साथियों। और इसके अंदर जो है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की जो है प्रिय प्रवास, प्रवास मतलब जाना, तो उसकी घटना इसमें अंकित की गई है। ठीक है, गलत बोल दिया थोड़ा सा, आप मैंने सुधार कर दिया है अब। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है? द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है मित्रों? वो भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो द्विवेदी जी ने जो है ब्रज भाषा को सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया था, ये बात भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 204 नंबर का, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान रहा? वेरी नाइस, मैथिली क्षण गुप्त का जन्म स्थान चिरगांव था। जब हम लोगों ने पढ़ा मैथिली क्षण गुप्त के बारे में तो वहां पर ये बहुत बार आया हुआ है। तो चिरगांव जो है किस कवि का जन्म स्थान रहा है? मैथिली क्षण गुप्त का जन्म स्थान चिरगांव रहा है साथी। ठीक है,
राष्ट्र कवि मिथिलेश्वर गुप्त का जो काव्य जयद्रथवध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया। माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। साथियों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है, तो मिला लीजिए सी ऑप्शन के अनुसार। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? सबको पता है अरिवोध जी की रचना है। रंग में भंग मैथिलीशरण गुप्त की। मृत्युंजय किसकी रचना है? मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पुण्य की। और पथिक बची है राम नरेश त्रिपाठी की। तो इस तरह से मैच हो जाएगी। प्रिय प्रवास किसकी? हरिवोध जी की। रंग में भंग मैथिलीशरण गुप्त की। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद और पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं रही है साथियों। देखिएगा 206 नंबर का प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। अब रचना की दृष्टि से प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास साथियों 1914 में, साकेत 1931 में, तुलसीदास 1938 में और कृष्णायन जो है 1943 में लिखा गया है। प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा 1914 में। साकेत 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और तुलसीदास जो है 1938 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। और कृष्णायन जो है 1943 में द्वारिका प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस के बाद जो राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा के साकेत को ही माना जाता है। जो साथियों साकेत का जो पाली भाषा का शब्द है और इसका जिसका अर्थ है अयोध्या, और इसमें कितने सर्ग है? 12 सर्ग माने जाते हैं किसमें? प्रिय प्रो साकेत के अंदर। हो जाएगा याद। 207 नंबर का प्रश्न है मित्रों, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार किसको माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यही उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं साथियों, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चौके चौपदे, रस कलश, वेदेई वनवास। सिया राम शरण की रचनाएं हैं अनाथ, मौर्य, विजय, विषाद, आद्रा। ठीक है। और पाथे, बाबू, मरणमयी, ये रचनाएं सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं रही है साथियों। चलिए अब 208 नंबर का प्रश्न है, वैदेही वनवास सबको पता है किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध की रचना है। और भी रचनाएं इनकी बार बार हम लोग पढ़ते हैं, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चौके चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये रचनाएं भी इनकी रही है। 209 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल जो है कब माना जाता है साथियों? तो 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग का काल माना जाता है। आचार्य जो नगेंद्र है उनके द्वारा 1900 से 1918 में माना गया है द्विवेदी युग का काल। और इसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। हो जाएगा यार। 210 नंबर का प्रश्न है मित्रों, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? साथियों ये जरूर याद कर लीजिएगा, द्विवेदी युग का या फिर कोई सा भी युग है, चाहे वो भारतेंदु युग है, चाहे द्विवेदी युग है, कोई सा भी युग है, उनमें उसमें कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से राइटर उसमें हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने भारतेंदु युग में भी बोला है और अभी भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ साथियों। तो ठीक है, इसमें जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, ये द्विवेदी युग का कवि है। जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, ये किस युग का कवि है? ये द्विवेदी युग का कवि है मित्रों। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज और राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के हैं। जसवंत सिंह जो है ये गया प्रसाद शुक्ल सने द्विवेदी युग के हैं। और जसवंत सिंह जो है वो रीति काल के कवि माने गए हैं साथियों। तो इस तरह से मित्रों जो है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ, अगला प्रश्न है 211 नंबर का, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के जो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, मुकुट
धर पांडे कौन से माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे को प्रगीतकार माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया था, किसको? मुकुटधर पांडे को, याद हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद का प्रवर्तक किसको मानते हैं? मुकुटधर पांडे को मानते हैं। और द्विवेद युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में इनमें से किसको माना जाता है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। इन्होंने कानन कुसुम और पूजा फूल आदि रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। तो मित्रों, ये द्विवेद युग हमारा आज की द्विवेद युग की प्रैक्टिस यहाँ पर अब खत्म हम लोग करते हैं। अब अगला युग के बारे में बात करेंगे आधुनिक काल के अंदर ही। ठीक है मित्रों, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, निश्चित रूप से आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत तगड़े प्रश्न हैं, अच्छे लगेंगे आप लोगों को मित्रों। अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मतलब मैं आपको बता दूं, मतलब ऐसे प्रश्न तो देखो मैंने भी आज तक जो है नहीं देखे, इतने बढ़िया प्रश्न हैं। और आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे साथियों। और जरूर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आप जुड़ते हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।